नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो हिंदी का सेक्शन है। ठीक है, हिंदी के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे हमने बताया था कि हिंदी का जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, जैसा कि आपके यूजी के एग्ज़ाम में भी आता है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम, चाहे बीएलएलबी आप ले लीजिए, जितने भी यूजी के एग्ज़ाम हैं या फिर प्लस पीजी के एग्ज़ाम में भी हिंदी एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। हालांकि जो एमए या हिंदी से करना चाहते हैं उनके लिए तो ये 100% बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि ये हिंदी के सिलेबस ऐसे टॉपिक हमने चूज़ किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी यहाँ पे बनती है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था, कल हमने 40 प्रश्न जो है ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए थे। 40 प्रश्न के बाद हम यहाँ पे आगे जो है प्रोसीड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हमारा समाप्त होगा, इसी प्रकार से हमने जो है 20 टॉपिक जो है हिंदी के किए हैं। ठीक है, अब 20 टॉपिक में 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये जो हमने तैयार किए हैं सेट, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है, तो इनको आप रट लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा समाप्त होगा इसके बाद हम अपना टॉपिक वाइज यहाँ पे चलेंगे, जिसमें हमारा 20 टॉपिक रहेगा। और सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम यहाँ पे देखिए, जो हमारा मेन चीज़ होगा वो होगा रिवीजन का। ठीक है, तो रिवीजन हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे, पढ़ेंगे तो है ही, स्टडी तो हम यहाँ पे साथ ही में करेंगे, इसके साथ ही साथ में हम रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन करेंगे जो हमने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा है, इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड भी करेंगे। तो 40 प्रश्न को हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा 40 प्रश्न जो है 20 मिनट का वीडियो बनता है, तो हम यहाँ पे 2 से 4 मिनट का यहाँ पे समय देंगे अपना रिविज़न के लिए भी। तो जैसे कि आपके ये जो है प्रीवियस ईयर का जो वीडियो हमने पूछा था वो रिवीजन के हैं, तो हम रिवीजन में क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, क्या होगी इससे कि जो कंसेप्ट, हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा, इसके साथ ही साथ में जो हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है वो चीज़ें हमें याद रहेंगी। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे नोटिस की है। बाकी अगर आप यहाँ पे ट्रिक से भी याद करना चाहें तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमने पूछा था, जो वीडियो है 40 प्रश्न जो आने वाले हैं वो रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, तो वीरगाथा काल कहा था। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वीरगाथा काल का कवि नहीं है, यानी वीरगाथा काल के कवि इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। देखिए, चंद्रबरदाई है, जगनिक है, मधुकर, ये तीनों कवि वीरगाथा काल के अंतर्गत आते हैं, जबकि नामदेव वीरगाथा काल के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसी प्रकार से वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो चंद्रबरदाई जो है वो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है इन्हीं की रचना है, चंद्रबरदाई की ही, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कबीरदास की भाषा की थी सदुक्कड़ी, हमने पढ़ रखी थी सदुक्कड़ी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कटकटान कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजदंड तमही महिमारी, डोलत धरिणी सभापत खासे, चले भजी भय मारुत ग्रसे। ये पंक्तियां किनकी हैं, तो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा, दसन नगहीर। ये पंक्तियां किनकी है, तो ये पंक्तियां हैं आपकी मौलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख रखा है तो उनको समझ में आ रहा होगा ये चीजें। शिवा बामनी हमने देखा था कि शिव जो है ना भूषण के समान है। ठीक है, तो शिव क्या है, उनकी महिमा जो है वो भूषण है। नर की नर की और न नल की, गति एक करी जो हो जोए, जे तो नीचो हे चले, ते तो ऊंचे होए। ये पंक्तियां किनकी है, ये पंक्तियां हैं बिहारी लाल की। सखी वे मुझसे कही के जाते, सखी वे मुझसे कही के जाते, इन पंक्तियां के रचयिता कौन है, तो ये आपने देखा होगा 10 का जो है जयशंकर प्रसाद, आई थिंक मैथिली शरण गुप्त होगा यहाँ पे, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो सखी वे मुझसे कह कर जाते, आई थिंक ये उर्वशी ने कहा है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने उर्वशी के माध्यम से कहलाया है। 11 नंबर यहाँ पे है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति थे, ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने अपने कविता में छंदों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तितली किसकी रचना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने बताया भी था पिछले वीडियो में भी, जयशंकर प्रसाद की तितली रचना है। अतीत के चलचित्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा। ठीक है, तो जो महान होता है उनका अतीत भी महान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने याद भी किया था। पल्लव के रचयिता कौन है, तो पल्लव के रचयिता इसमें क्या है, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, पंत पल्लव से हमने यहाँ पे याद किया था। चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो 15 क्या है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो आई थिंक इसमें रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि के रचयिता कौन है, चिंता
राम को चिंता हुई जब उनके मणि के समान सीता खो गई थी, तो हमने इसको भी याद किया था। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाग शंकर, ठीक है, तो इस तरीके से हमने याद किया था। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये जो है पंक्तियाँ जो हमने पूछी हुई थी, ये थी भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। अगला है 18 नंबर हमारा, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? सबसे पहले आत्मकथा आपने किसने लिखी थी? तो इसको भी हमने जो है याद किया था, प्रसाद। सबसे पहले क्या वितरण होता है? प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये पंक्तियां काव्य किसकी है? ये आपसे पूछा गया था। तो ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ये आपसे पूछा गया था। तो यशोधरा से ली गई हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंख में है दूध और आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। 20 नंबर हमारा है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियां के रचयिता कौन है? ये आपसे पूछा गया था, तो जयशंकर प्रसाद जी थे, ठीक है। हमारा 20 क्वेश्चन जो है हो चुका है। अगले 20 क्वेश्चन से हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारा अगला 20 क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगला है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो हमने कहा था कि अंचल मतलब क्या होता है? क्षेत्र, ठीक है। आंचल मतलब क्या होता है? क्षेत्र से संबंधित होती है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो हमने बताया था कि भक्ति काल जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था, एक तो सगुण, दूसरा निर्गुण। सगुण में भी हमने देखा था कि रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी थे, और निर्गुण में हमने देखा था कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो इसमें पूछा गया कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, निर्गुण के आपसे पूछा गया है। तो इसमें निर्गुण को क्या होंगे? कबीरदास जी जो है निर्गुण के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो आपने अगर जयशंकर प्रसाद की कमानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तरवल फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। इसको भी हमने यहाँ पे रिवीजन किया था। तो रहीम की ये रचनाएं हैं। तरिन तनुजा तट्टमाल, देखिए ये रिवीजन है इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे फास्ट पढ़ा रहे हैं, बाकी आप यहाँ पे जब हमारी स्टार्ट होगी तो हम वहाँ पे धीरे धीरे पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ याद करेंगे। तरिन तनुजा तट्टमाल तरुवर छाए, ये पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? ये आपसे पूछा गया है। तो पंक्तियों रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमने देखा भी था। बुंदेलो हरवेलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ किसका रचयिता है? देखिए, चौहान लोग क्या होते हैं? महान होते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान। तो बुंदेलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है। 7वां है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां की रचयिता कौन है? ये आपसे पूछा गया है। इन पंक्तियों का रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। 8वां नंबर हमारा है कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन। भूषण की कविता प्रधान स्वर है, तो भूषण में जो है कौन सा ऐसा प्रधान स्वर है, यानी इन्होंने किसको प्रधानता दी है? तो इसको अभी हमने देखा था, प्रास्तिपरक, ठीक है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में अगर कृष्ण काव्य के प्रणेता आपसे पूछा जाता है तो ये है पुष्पदंत, ठीक है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो नूर मोहम्मद, आई थिंक हमने यहाँ पे इसको भी यहाँ पे हमने देख लिया था, मुल्ला दाऊद, सॉरी, ठीक है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान, इसमें मुल्ला दाऊद ही होगा, ठीक है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन से हैं? तो इसमें हमने देखा था गद्य जो है लल्लू से समझ सकते हैं, तो लल्लू लाल क्या है? यहाँ पे प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो देखिए, एक परिवार में सबसे पहले जो है प्रकाश में कौन आता है? जो उदंत होता है, जो शरारती बच्चा होता है, तो उदंत मार्तंड। इस तरीके से हमने याद किया था कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंत मार्तंड है, यानी प्रकाश में सबसे पहले कौन आता है? जो उदंड बच्चा होता है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम भी हमने यहाँ पे देखा था, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसी प्रकार हमारा अगला है कि प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? यानी प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन आपसे पूछा गया है किसका कथन है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास, प्रेमचंद्र का जो है मंगलसूत्र क्या रह गया था? अधूरा। हमने इसको भी ट्रिक से याद किया था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उर्वशी पर हमने इसको भी देखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लेखन कौन है? तो गारसा दत्तासी, इस्तवार जो हमने देखा था, ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है? तो इसको भी हमने यहाँ पे देख लिया था, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सुरति मिश्र, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 40 प्रश्न जो है रिवीजन का समाप्त हुए। अब हम यहाँ पे अपने प्रोसीड करेंगे अगले जो है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम थोड़ा सा अब स्लो मोशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, पहला है सुहाग के नुपुर के रचयिता है। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं, देखिए सुहाग क्या होता है? अमृत के समान, ठीक है। किसी भी पत्नी के लिए उसका पति क्या होता है? अमृत के समान। तो अमृतलाल नागर। संस्कृति के 4 अध्याय, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संस्कृति के 4 अध्याय, इसमें पूछा गया है कि ये किसकी रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय, देखिए राम भगवान ने क्या कहा था? ये दिन जो है, ये दिन जो है वो 4 दिन के हैं, ठीक है। ये दिन जो है वो 4 दिन के हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय जिसमें राम ने कहा था ये दिन जो है वो 4 दिन के हैं, तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल, आई थिंक इसमें थोड़ा सा अशोक के फूल, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। अशोक के फूल क्या होते हैं? हजारों की तादाद में होते हैं। तो अशोक के फूल हजारों की तादाद में होते हैं, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह किसका है? तो झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? देखिए झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? शंकर जी के जो है जटाओं में क्या होती है? शंकर जी के जटाओं में झरना, यानी गंगा जो है वो झरना के समान बहती है। तो इस समय याद कर सकते हैं जयशंकर प्रसाद झरना, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है? झरना है। अगला है भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार इसमें कौन है, आपसे ये पूछा गया है। तो भारत भारती के रचनाकार इसमें आपसे पूछा गया है। तो भारत भारती के रचनाकार इसमें कौन है? मैथिली, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। भारत और भारती, इसको याद कर सकते हैं कि भारत में मेथी बहुत ज़्यादा होती है अपने तरीके से। इसका मैं ट्रिक जो है एग्जैक्टली बना नहीं पा रहा हूँ और भूल भी रहा हूँ, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, तो मेथी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। याद करेंगे तो कुछ भी याद कर लेंगे, ट्रिक तो याद हो जाती है, ठीक है। बाद में जब रिवीजन करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी आपको। दोहा कोश के रचयिता कौन है? छठा नंबर हमारा है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो दोहा कोश के रचयिता है सरहपा, ठीक है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। इसका भी मैं ट्रिक जो है एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको याद कर लीजिएगा, दोहा कोश सरहपा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो प्रेम सागर, प्रेम के सागर में वही डूबता है जो लल्लू होता है, ठीक है। प्रेम के सागर में वही डूबता है जो लल्लू होता है। तो लल्लू लाल प्रेम सागर के रचयिता है। ये गद्यकार भी प्रथम थे, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला हमारा है पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि पंच परमेश्वर किसकी कहानी है। तो ये प्रेमचंद्र की है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। तोड़ती पत्थर कविता है, तो तोड़ती पत्थर कविता किनकी है? तो इसको भी आप यहाँ पे बचपन आई थिंक पढ़ते आ रहे होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रयागराज से संबंधित है, ठीक है। तोड़ती पत्थर, देखिए तोड़ती पत्थर धूप में, ठीक है, कड़ी धूप में वो औरत क्या थी? पत्थर तोड़ रही थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रही थी। सूर्य कड़ी धूप में, सूर्य की कड़ी धूप में एक औरत क्या हुई? पत्थर तोड़ रही थी। तो ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा हार की जीत कहानी के कहानीकार किसके हैं? तो हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो हार की जीत, ठीक है। तो हार की जीत यानी देखिए कृष्ण भगवान के हाथ में क्या था? सुदर्शन था, ठीक है। तो सुदर्शन क्या होता था कि महाभारत में वो निर्णायक था, तो वो हार को भी जीत में परिवर्तित कर देते थे। तो हार की जीत किसकी रचना है? सुदर्शन की। रानी केतकी की कहानी रचयिता कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रानी रानी इंसान अल्लाह खान, ठीक है, इंसान अल्लाह खान। तो रानी जो है इसको भी हमने ट्रिक से यहाँ पे करने की कोशिश अगर करें तो रानी जो होती है, रानी केतकी की कहानी, तो इसको अगर हम यहाँ पे याद करना चाहें तो ईशा अल्लाह खां। तो रानी जो है ईशा है, ठीक है। रानी यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, तो इसको भी यहाँ पे स्किप करते हैं। रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां। जब चीज़ें नहीं आती है तो डेफिनेटली बता देना चाहिए, ठीक है, तो उससे ईजी होता है चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना आप सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ईजी होने लगती हैं।
तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, तो चिट्ठे जो है बच्चे बच्चे लोग लिखते हैं, इस तरीके से भी बालक लिखते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे एग्जैक्ट रिलेट करके लिख सकते हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे, तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त, तो जो बच्चे होते हैं वो चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया का आपसे रचयिता पूछा गया है। तो देखिए क्या होते हैं, स्टार्टिंग में बच्चे जो होते हैं वो अपने केशों को, या फिर महिलाएं जो होती है, स्त्री जो होती है, स्त्री वो कुछ भी कर सकती हैं, जो क्या होती हैं वो मिरर के सामने यानी शीशे के सामने अपने केश को देख करके रस का आनंद प्राप्त करती हैं। तो रसिक प्रिया यानी प्रिया जो है वो अपने केश को जो है मिरर के सामने खड़े होकर रस प्राप्त करती है देख करके, ठीक है, यानी उसको खुशी होती है कि उसके केस काफ़ी अच्छे हैं। कुटच के रचयिता कौन है? कुटच के रचयिता कौन है? देखिए एग्जैक्टली मैं बताऊं कि अगर आप ट्रिक क्या होती है, अगर खुद की ट्रिक है तो अगर दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें एग्जैक्ट कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाती है दिमाग में, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ट्रिक का सहारा ले रहा हूँ। अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे तो इसी के बेसिस पे, हम ट्रिक के बेसिस पे ही इसका रिवीजन करेंगे, तो एग्जैक्टली वो चीज़ें हमें याद आ जाएंगी। अगला हमारा है कि कुटच के रचयिता कौन है? तो आपसे पूछा गया है 14 नंबर कि कुटच के रचयिता कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कुटच के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो शंकर जी जो है, जब पार्वती जली थी, ठीक है, जलकर भस्म हुई थी, तो शंकर जी के आंसू निकल आए थे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद सकते हैं, आंसू निकल आए किसके? शंकर भगवान के। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगला यहाँ पे बात करें कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा गया है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता आपसे पूछा गया है, तो रहीम, ठीक है। रहीम ने कहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। 17 नंबर हमारा है कि अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत इक बार। ये रचनाएं हैं, ये रचयिता है इनके, आई थिंक इसमें रसलील, ठीक है। तो देखिए अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार, ठीक है। अमीय, अमी मतलब क्या होता है? अमृत। अमृत क्या होता है? रस होता है। तो इससे आप यहाँ पे रिलेट करके देख सकते हैं कि ये रसलील की रचनाएं हैं। वैसे रसलील अश्लील यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पे आप अगर रिलेट करके देखना चाहें तो इससे भी याद कर सकते हैं। जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अभिमानी, ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो हालांकि ये ऐसे प्रश्न जो है पूछने की संभावना थोड़ी कम बनती है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये भक्ति काल से जो है पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है ऐसे पंक्तियों की, तो उसको भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अभिमानी, तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास ने कहा था परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं धम अधमाई, ठीक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इनके रचनाकार आपसे पूछा गया है, तो इनके रचनाकार कौन होंगे? तो इनके रचनाकार होंगे तुलसी जी, ठीक है। अगला हमारा है रक्त है या है नसों में शूद्र पानी जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रक्त है या है नसों में शूद्र पानी जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। तो ये जो है इसके रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो हमारे 20 प्रश्न हो चुके हैं अगर एग्जैक्टली देखे जाए तो। अब हम अगला यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। देखिए दिवसावसान का समय मेघमय आसमान में उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको एग्जैक्टली याद है, यहाँ पे आ गया होगा कि संध्या से उतर रही थी। अगर आपने पढ़ा होगा तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे आ गया होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है?
तो कबीर। एक कबीर क्या होते थे, वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होते थे कि वो बातों को सीधी तौर पर कहते थे। तो साच बराबर तप नहीं, ठीक है, तप नहीं झूठ बराबर पाप। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, अपने डिक्टेटर का उपयोग किया और सीधे सीधे बातों को कह दिया। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है, यानी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है सूरदास जी, ठीक है। सूरदास महान कवियों में आते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो अवधि थी, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा क्या थी, अवधि। भूषण किस रस के कवि थे, आपसे पूछा क्या गया है कि जो भूषण थे वो किस कवि के रस थे, तो वीर रस, ठीक है। इन्होंने वीर रस में काफ़ी रचनाएं की हैं। हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं, हिंदी का आदि कवि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं, स्वयंभू को, ठीक है। स्वयंभू क्या मतलब शंकर भगवान, आप समझ सकते हैं। तो शंकर भगवान क्या है, बहुत आदिकाल से चले आ रहे हैं। तो आदि कवि किसे कहते हैं, स्वयंभू यानी शंकर भगवान को। भूषण किस रस के किस रस के कवि थे, तो भूषण, ठीक है, हमने याद किया था। भूषण से क्या होता है, अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे वीरता के कहीं ना कहीं प्रमाण मिलते हैं, तो वीर रस के हो जाएंगे। रामचरितमानस में कितने कांड है, आपने पढ़ा भी होगा। रामचरितमानस अगर आपने पढ़ा होगा तो 7 कांड आपको पता भी होंगे, 7 कांड इसमें है। 8वां अगर हम यहाँ पे प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है, व्यंग्यकार लेखक आपसे पूछा गया है कि इसमें व्यंग्यकार लेखक कौन है, तो इसमें है हरिशंकर परसाई, ठीक है। व्यंग लेखक आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि व्यंग किसके करते हैं, पर मतलब क्या होता है, दूसरों की हम क्या करते हैं, व्यंग करते हैं। तो परसाई मतलब दूसरों के हम क्या करते हैं, व्यंग करते हैं। तो हरिशंकर, आप यहाँ पे याद ये भी कर सकते हैं कि भगवान जो है कभी दूसरों की व्यंग नहीं करते हैं। तो हरिशंकर, हरिशंकर कभी दूसरों का व्यंग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आपका बंटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका बंटी के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए, यानी आपका बंटी में मुख्यतः किस समस्या का जो है उजागर किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें तलाक से जुड़ी बाल समस्या के बाद यहाँ पे उठाई गई है, तलाक से जुड़ी समस्या को उठाया गया है आपका बंटी में। ये रचना किसकी है आपका बंटी, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आई होप कि इसका आप आंसर डेफिनेटली देंगे। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक आपसे पूछा गया है। तो 10 नंबर आपसे है। तो राजेंद्र अवस्थी जो है वो हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक है, ठीक है। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, दिनकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिनकर जो है वो वीर रस के माने जाते हैं। इसको भी अगर आप यहाँ पे याद करना चाहें तो देखा हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि भूषण जो थे वो भी वीर रस के थे और दिनकर भी। तो भूषण और दिनकर जो है दोनों वीर रस के कवि माने जाते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो निराला को कैसा कवि माना जाता है, क्रांतिकारी, ठीक है। देखिए क्रांति वही करेगा जो निराला होगा, जो सबसे अलग होगा, ठीक है। इस तरीके आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है, यानी ऐसा कौन सा उपन्यास है जो कि जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। पुनर्नवा, परख, सेवा सदन या एकदा नैमिषारण्य। तो ये जो है एकदा नैमिषारण्य इसमें नहीं होगा, सॉरी, इसमें मैं परख जो होगा, ठीक है। परख जो है ये जैनेन्द्र के द्वारा रचित होगा। पुनर्नवा किसकी रचना है, और सेवा सदन, ये दो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि पुनर्नवा और सेवा सदन किसकी रचना है। आई होप किसका आंसर भी आप यहाँ पे देंगे। देखिए अगर आपको आता है डेफिनेटली आप इसका आंसर दीजिएगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में उसको सर्च करके भी, क्या होता है कि इससे जब एक बार हम सर्च करते हैं तो वो चीज़ें एग्जैक्ट हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था, ठीक है। लक्ष्मण को क्या था, अभिमान था, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ज्ञान का अभिमान था किसको, लक्ष्मण को। इस तरीके से याद कर सकते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो भक्ति काल को आपको पता ही होगा। सूरदास के गुरु कौन थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आपको पता होगा कि महाकाव्य है, ठीक है। कामायनी क्या है, महाकाव्य। कामायनी किसकी रचना है, ये बहुत इजी आंसर है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न हमारा है। तो बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। अगला हमारा लास्ट होगा 40 नंबर हमारा, महाभोज रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो महाभोज रचना के जो है प्रधान समस्या क्या थी? तो महाभोज में किस समस्या को उठाया गया था? तो ये राजनीतिक समस्या को उठाया गया था महाभोज में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 40 प्रश्न इसमें समाप्त हो चुके हैं। तो टोटल हमने 80 प्रश्न हिंदी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो कर लिए हैं। इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा। 80 के बाद भी हम यहाँ पे लाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपका कोई भी डाउट यहाँ पे आप हो सकता है, तो डाउट अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट यहाँ पे मान लीजिए कि नहीं सॉल्व होता है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उससे डायरेक्टली आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं, तो क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे रिलेटेड, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे जल्द ही कुछ वीडियो लाएंगे। ठीक है, जो इस रिलेटेड जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है, जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है उस रिलेटेड अभी हम यहाँ पे वीडियो लाएंगे। और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाला है, तो इसकी चिंता आप यहाँ पे मत कीजिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा, और क्योंकि पेपर आपके नज़दीक होने वाला है, तो आप इस पर आप यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।